हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको सिलेबस के बारे में बताया गया था। आज हम ये सेकंड पेपर पढ़ेंगे। इसमें सेकंड पेपर है ये बीए फर्स्ट ईयर भूगोल का। इसमें जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, इसमें जो सेकेंड बुक है यह संसाधन और पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। तो इसमें हम नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो रिसोर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी आसान बुक है ये। तो इसमें सबसे पहले जो संसाधन है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होती है, विद्वानों ने क्या उसकी परिभाषाएं दी है, ये जानेंगे। तो जो संसाधन है एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जो मनुष्य है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, और संसाधनों का जो निर्माण है वो मनुष्य ने अपनी बुद्धि, ज्ञान और कौशल के माध्यम से किया है। जैसे खनिज का उपयोग करना, उसके अलावा जो वन है उनका उपयोग करना, नदियों में बहता जो जल है उसका उपयोग करना, ये सभी मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा इनका उपयोग किया है। जिमरमैन जो विद्वान है, जिमरमैन, उन्होंने लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। जितने भी जो संसाधन है वो मानव ने अपनी सुविधा के लिए उसमें परिवर्तन भी किया है, ताकि अधिक से अधिक जो संसाधन है उनका उपयोग करके मानव अपना जीवन एक आरामदायक और सुखमय बना सके, और मानव है अधिक से अधिक उन्नति कर सके। जो संसाधन है, कौन सी जो पदार्थ है प्रकृति में, जो वस्तुएं है, जो संसाधन की श्रेणी में आएगी। देखो, संसाधन की श्रेणी में आने के लिए निम्नलिखित जो दशाएं हैं वो होनी आवश्यक होती है। सबसे पहले है वस्तु का उपयोग संभव हो, यानी प्रकृति में जो पदार्थ या वस्तु हमें मिल रही है, सबसे पहले तो उसका जो उपयोग है वो संभव होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो प्रकृति में कोई वस्तु तो विद्यमान है लेकिन हम उसका उपयोग कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आ पाएगी। अगर शॉर्ट में अपने समझे तो संसाधन वही है जो जिसका हम उपयोग करते हैं, वही संसाधन है। अगर किसी वस्तु का हम उपयोग नहीं करते हैं तो वो संसाधन नहीं है। ठीक है। सेकेंड है इसमें कि इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। कोई भी संसाधन है उसका जो रूपांतरण है वो अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। थर्ड है कि जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। जो निश्चित उद्देश्य है, जो मानव के द्वारा जो कुछ उद्देश्य बनाए गए हैं किसी वस्तु के पूर्ति के लिए, तो वो उसमें खरा उतरना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पॉइंट कि इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। उसके अलावा ये जो वस्तुएं हैं इनका दोहन भी किया जा सके। अब जैसे कोयला और जो खनिज तेल है, ये प्रकृति में शुरू से ही विद्यमान थे, लेकिन मानव इसका उपयोग है वो 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया है, क्योंकि उसके पहले मानव के पास ऐसा ज्ञान नहीं था, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोयले का या फिर खनिज तेल का वो उपयोग कर सके। नदियों में बहता जो जल है वो सदियों से ही बह रहा है, लेकिन मानव ने अपने ज्ञान और कौशल से जल के द्वारा विद्युत बनाने का कार्य किया, यानी उसका दोहन भी आवश्यक है उस संसाधन का।
फिर है देखो संसाधन की अंग्रेजी भाषा में संसाधन को रिसोर्स कहते हैं। और जो रिसोर्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। री का मतलब दीर्घ अवधि या पुनः, सोर्स का अर्थ है साधन या उपाय। अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनः निर्माण की क्षमता हो। यानी जो मानव जाति है किसी संसाधन पर एक बहुत लंबे समय तक निर्भर रह सके या फिर पुनः उसका निर्माण है वो किया जा सके। इसमें उदाहरण के लिए वायु और सूर्य का प्रकाश है यह बताया गया है। जैसे जो वायु है और जो सूर्य का प्रकाश है ये हमें बहुत अधिक लंबे समय तक प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन भूगोल के विद्यार्थी हो आप, लेकिन हमें पता होना चाहिए जो सूर्य है इसकी भी एक जीवन काल है। ठीक है, सूर्य का भी एक जीवन काल है। उसके पश्चात जो सूर्य से हमें जो रोशनी या ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन इससे जो ऊर्जा है सूर्य से वो हमें दीर्घ अवधि तक प्राप्त होती रहेगी। जो संसाधन है ये प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ गुण या तत्व होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की इनमें क्षमता होती है। जो संसाधन होते हैं वो दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के होते हैं। दृश्य संसाधन में जल, भूमि, खनिज, वनस्पति आदि प्रमुख है। अदृश्य संसाधन में मानव जीवन, उसका स्वास्थ्य, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक सामंजस्य और आर्थिक उन्नति यह अदृश्य संसाधन में आते हैं। उसके बाद देखो परिभाषा है, जिमरमैन ने संसाधन की परिभाषा दी है कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है, जिन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। फिर है जेम्स फिशर की परिभाषा कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छा की पूर्ति करता है। यानी जो संसाधन होते हैं वो केवल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होते हैं और इन संसाधनों के माध्यम से जो मानव है अपनी आर्थिक उन्नति करता है। आर्थिक उन्नति से उसके सामाजिक और राजनीतिक उन्नति भी होती रहती है। इसके अलावा इसमें जो मिशेल महोदय है उन्होंने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। यानी जो मनुष्य का ज्ञान है उसी के द्वारा संसाधनों का जन्म हुआ है या निर्माण हुआ है, क्योंकि जो संसाधन है वो प्रकृति में आज से ही उपलब्ध नहीं है, वो सदियों से उपलब्ध है जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया और मनुष्य ने तकनीक इजाद कर ली तो वो इन संसाधनों का प्रयोग करने लगा और प्रयोग तो करने ही लगा, प्रयोग के साथ वो इनमें परिवर्तन भी करने लगा। जैसे पहले जो यूरेनियम है इसका उपयोग केवल रंगीन कांच के रूप में किया जाता था, लेकिन जब मानव को ज्ञान हुआ और तकनीक उसने इजाद की तो जो यूरेनियम का उपयोग उसने ऊर्जा के रूप में भी करने लगा और हथियारों के रूप में भी यूरेनियम का उपयोग करने लगा। उसके बाद है कि संसाधनों का निर्माण। संसाधनों का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है, यानी जो संसाधन है उनकी जो जन्मदायिनी है वो प्रकृति को माना जाता है। प्रकृति के अनेक तत्व स्वयं संसाधन तथा
संसाधन निर्माणकारी कारक दोनों रूपों में ये पाए जाते हैं, लेकिन मानवीय प्रभाव से इनकी प्रकृति बदल जाती है। यानी मानव के हस्तक्षेप के द्वारा ही जो संसाधन है, जो प्रकृति के रूप, प्रकृति द्वारा जो हमें पदार्थ या तत्व जो उपलब्ध हो रहे हैं, उनका रूप बदल जाता है। इनमें वायु, जल, वनस्पति, मृदा आदि प्रमुख है। ये सभी तत्व जब तक मानव प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, संसाधन के रूप में ये उपलब्ध रहते हैं। जैसे अगर जल का उदाहरण लें, जैसे जल का आपको बताया, जो जल है वो नदियों में सदियों से प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जल का जो उपयोग है कई रूपों में करना मनुष्य ने बाद में सीखा है। जो जल है वो सबसे सर्वप्रथम केवल पीने के योग्य ही, पीने में ही काम आता था या नहाने धोने के। बाद में जल का उपयोग कृषि में होने लगा, विद्युत में होने लगा। यानी धीरे धीरे जो जल है इसका उपयोग अन्य वस्तुओं में भी या अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग होने लगा था। जो जैसे जल और जो पवन ऊर्जा है, इनका जो निर्माण है अल्प समय में हो जाता है। जैसे अगर जल के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करनी है या फिर पवन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करनी है पवन चक्की के माध्यम से, तो ऊर्जा है वो शीघ्र यानी अल्प समय में हमें प्राप्त हो जाती है। अगर बात हम करें कोयले की या पेट्रोलियम की, इनकी एक तो बनने की प्रक्रिया है वो बहुत अधिक लंबी है। इनके द्वारा हम शीघ्रता से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी होती है। करोड़ों वर्षों का समय लगता है कोयले और वनस्पति के निर्माण, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो एक ये जैविक संसाधन भी कहलाते हैं, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो पृथ्वी पर भू हलचल के कारण हुआ है। जो पेड़ पौधे हैं वो पृथ्वी के भूगर्भ में दबने से इनका निर्माण हुआ है। तो इस जो प्रोसेस में बहुत अधिक समय लगा है। प्रकृति एक ऐसा भौतिक आधार है जिस पर मानव अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं तकनीकी दक्षता से प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग करके संसाधन निर्माण में अपनी भूमिका है वो निभाता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे संसाधनों की संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स। इसमें देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स रिसर्च में इसमें 6 संकल्पनाएं दे रखी है। संसाधनों की संकल्पनाएं, संसाधनों की देखो 6 संकल्पनाएं बता रखी है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है, संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं, मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है, संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। ये 6 कॉन्सेप्ट हैं रिसोर्स के। तो इसमें पहला है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो इसमें जो संसाधन है ये जो तत्व है प्रकृति में हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन ये संसाधन तभी बन पाते हैं जब मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाता है, तब ही ये संसाधन है ये बन पाते हैं। उसके बाद है संसाधन एक गतिशील संकल्पना है। तो संसाधन है ये गतिशील संकल्पना है। इस अवधारणा के अनुसार कुछ संसाधन है वो वर्तमान में अनेक प्रतिरोधों के कारण मानवीय उपयोग के योग्य नहीं है। वे ही कालांतर में संसाधन का रूप लेकर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनका मानव उपयोग कर नहीं पा रहा है। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप की बात की जाए
जो कि संसाधनों से भरा पड़ा है, लेकिन वर्तमान में मानव उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है कुछ विपरीत है। तो ये विपरीत जलवायु है, ये एक प्रतिरोधों में आती है, यानी प्रतिरोध होता है जलवायु का। लेकिन भविष्य में मानव अपने ज्ञान और तकनीकी कौशल के द्वारा वहाँ पाए जाने वाले जो तत्व है, जो पदार्थ है, उनका उपयोग करके उन्हें संसाधन जरूर बना लेगा। तीसरा है, संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। संसाधन का प्रमुख लक्षण उसकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। कोई भी प्राकृतिक तत्व मानवीय उपयोग के योग्य सक्रियात्मक रूप में बनता है। भूगर्भ में स्थित कोयला एवं पेट्रोलियम खनन करके ही दोहन योग्य बनते हैं और उसके बाद ही ये संसाधन कहलाते हैं। जब तक कोयला या जो पेट्रोल है वो भूगर्भ में स्थित है तो वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। जब मानव उसका खनन करेगा और उसे उपयोग में लेगा तब ही वे संसाधन है कहलाएंगे। इसी तरह से जो नदी का जो उदाहरण दिया था कि नदी का जो जल है उसका उपयोग जब मानव ऊर्जा में करता है तो वो संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक वस्तुओं के उपलब्ध होने से मानव की कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे उसने नदियों, खनिजों, जंगल संसाधनों में परिवर्तन किए हैं। फिर चौथा पॉइंट है, संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। प्रकृति में संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही प्रतिरोध एवं तटस्थ तत्व भी रहते हैं। इन्हें पृथक कर पाना कठिन होता है। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोधक तत्वों को हानिकारक तत्व कहते हैं। इनमें बंजर भूमि, बाढ़, बीमारियां, भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख है, तो यह प्रतिरोध है। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भावनाएं आदि मानवीय क्षेत्र के संसाधन और प्रतिरोध है। इनकी अनुकूलता संसाधन है और इनकी प्रतिकूलता प्रतिरोध है। पांचवा पॉइंट है, तो मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। जैसे मानव ने संसाधनों का निर्माण किया है, वैसे वैसे मानव का जो जीवन स्तर है वो उच्च होता गया है। मानव का जो जीवन स्तर है उसमें पूर्ण रूप से बदलाव आ गया है। जैसे आदिकाल में जो मानव है वो एक आदि मानव की तरह रहता था। किसी भी तरह के कोई भी संसाधन उसके पास उपलब्ध नहीं थे। तो धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। मानव ने अपने बुद्धि और कौशल से संसाधनों का विकास करके अपने जीवन का भी विकास मानव ने किया है। और जैसे जैसे संसाधनों का उपयोग प्रारंभ हुआ तो मानवीय जीवन है उसका स्वरूप भी बदलता गया। फिर है संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना। देखो, संसाधनों का जो संरक्षण है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जो मनुष्य है वो संसाधनों का जो उपयोग है वो निरंतर करता जाए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अधिक से अधिक वो खनन करता रहे या जो प्रकृति है उसे खिलवाड़ करता जाए, ये उचित नहीं है। तो संसाधनों का जो संरक्षण है वो भी आवश्यक है, क्योंकि ये जो संसाधन है आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे, क्योंकि ये जो संसाधन है ये दीर्घ अवधि तक मनुष्य को मिलते रहने चाहिए, तब ही मानव जीवन है वो सुखमय हो पाएगा। मानव का जो विकास है वो निरंतर बना रहेगा। जो संसाधन है इनका जो उपयोग है वो विवेकशील और बुद्धिमत्ता से होना चाहिए। इसी के साथ जो प्रकृति है वो भी परिवर्तनशील है, क्योंकि जो कोयला है, कोयले के भी 4 स्वरूप पाए जाते हैं।
एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, पीट और लिग्नाइट। ये चार प्रकार के ये कोयले हैं, वो प्रकृति में पाए जाते हैं। इनका स्वरूप है वो बदलता रहता है, यानी जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के घटक हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।